नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त बड़ी बहस का है तो यूपी चुनाव की बात करेंगे, क्योंकि अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। तैयारियां लगातार तेज हो रही हैं, तारीख भी अब करीब आ रही है और इसी के साथ चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं भी करीब आ रही हैं, तो पंचायत चुनाव के बीच बोर्ड परीक्षाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसी सिलसिले में सरकार 22 मार्च के बाद चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी कर सकती है और अप्रैल के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाने की उम्मीद है। इस बीच 19 मार्च को योगी सरकार के 4 साल भी पूरे हो रहे हैं और 4 साल पूरे होने पर सरकार अपनी उपलब्धियों को भी गिनाने की तैयारी में जुटेगी। यानी एक तरफ बोर्ड परीक्षा होगी, उनकी तैयारी भी सरकार को करना है, सरकारी महकमे को करनी है, और दूसरी तरफ सरकार के 4 साल पूरे होने के बीच अगर पंचायत चुनाव पड़ते हैं तो आचार संहिता के चलते सरकार नई योजनाएं शुरू नहीं कर पाएगी। ऐसे तमाम चुनौतियों के बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर 22 मार्च के बाद 26 मार्च तक अधिसूचना जारी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के पंचायत चुनाव इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पंचायत चुनाव का असर पड़ेगा। जाहिर है कि पंचायत चुनाव को यूपी लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट समझा जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव भी है, उसमें भी एक बड़ा किरदार इसमें होगा, अहमियत इसकी होगी। ऐसे में अब इस चुनाव में क्या कुछ खास रहने वाला है और चुनावी चुनौतियों से कैसे निपटने की तैयारी चल रही है, सब कुछ जानेंगे अगले 1 घंटे में। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे समझेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस दल को अपने लिए क्या उम्मीदें हैं। हर दल इस उम्मीद में है कि बेहतर परिणाम लाने हैं, बेहतर प्रदर्शन करना है। विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को तमाम चाहे केंद्रीय योजनाएं हो या फिर राज्य की असफलताएं वो गिनवा के अक्सर जिसको लगातार सरकार को निशाने पे लिया जाता है उसी आधार पे घेरने की कोशिश होगी। लेकिन कितना असर होगा, गांव की सरकार बनने में क्या चुनौतियां हैं, बोर्ड परीक्षा भी है और उसके अलावा 4 साल भी सरकार को पूरे हो रहे हैं। जाहिर है 4 साल की उपलब्धियां भी सामने रखी होंगी, जैसा कि 3 साल की उपलब्धियां रखी गई थी। अब उसमें क्या होगा, क्योंकि सरकारी अमला पूरी तरीके से बोर्ड परीक्षा में भी जुटेगा कि वहां पे कैसे करानी है। कोरोना काल से निकलते निकलते वैक्सीनेशन का काम है, कोरोना भी एक बड़ी चुनौती है, हर हालात जो है वो सबके सामने है। उस बीच पंचायत चुनाव, अब उसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए और कितनी तैयारी की जा चुकी है या की जा रही है, इन तमाम सवालों का भी हम जवाब लेंगे। अगले 1 घंटे में लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचेगी। वो सवाल जो आपके जहन में हो उसके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ प्रशासनिक लोग भी होंगे, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी होंगे, उनसे समझेंगे कि उन्हें क्या अपने लिए उम्मीद है और सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, क्या चुनौतियां हैं। तो चुनाव सेल का गठन डीआईजी कानून व्यवस्था धर्मेंद्र सिंह ने किया है। पंचायत चुनाव की तैयारियां जो हैं वो तेज हैं। तो चुनाव में जरूरत को देखते हुए फोर्स डिमांड प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, यानी जितनी जरूरत होगी उतनी तैनाती कर दी जाएगी। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए केंद्र से केंद्रीय बल की मांग की जाएगी, यानी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं पे कानून व्यवस्था ना बिगड़े। तो पंचायत चुनाव की अधिसूचना 25 मार्च तक जारी हो सकती है। तो बोर्ड परीक्षाओं की तारीख तो पहले ही उसका ऐलान हो चुका है, अब अधिसूचना 25 मार्च तक पंचायत चुनाव की जारी हो सकती है। डीजीपी मुख्यालय में चुनाव संबंधी आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, यानी तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं और प्रशासन अपने स्तर पर जुटा है, कमर कस ली है। आपात स्थिति से निपटने के लिए चुनाव सेल का गठन किया गया है, यानी किसी मुश्किल वक्त में आपात स्थिति से निपटने के लिए इस सेल का गठन किया गया है और चुनाव सेल को लेकर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है, यानी किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कैसे उससे निपटना है, कहीं पे कोई अनहोनी होती है, कोई अप्रिय घटना होती है। पुनर्गठन के बाद 5 क्षेत्र पंचायती भी बढ़ी है और जिला पंचायत सदस्य के 69, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1946 और ग्राम प्रधान के 880 पद है। और पुनर्गठन के बाद 60.52 लाख के आबादी ग्रामीण जो है वो यहाँ पे इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, अपना इस्तेमाल वो करेगी, अपनी सरकार गांव की चुनेगी। 8 मार्च तक आपत्तियां ली जाएंगी। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी बातें हैं और आपत्तियों को दूर करने के बाद 13 और 14 मार्च को आखिरी लिस्ट बनेगी। तो ये कुछ अहम बातें चुनाव से जुड़ी हुई। सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की नियमावली जारी की है और साल 2015 में आरक्षण की जो स्थिति वो साल 2021 में नहीं होगी। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का
आरक्षण और आवंटन जारी है। इसके अलावा कुल 16 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो 20 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो ये पंचायत चुनाव से जुड़ी पल पल की जो जानकारियां हैं। 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा 27 पद ऐसे हैं जो अनारक्षित रहेंगे। तो अब क्या चुनौती है, क्या तैयारियां हैं, उससे निपटने की क्या तैयारी है, किस दल को अपने लिए क्या उम्मीद है? क्योंकि गांव की सरकार में हर पक्ष की, विपक्ष की यह कोशिश होती है कि वहां पे अपनी बुनियाद को मजबूत किया जाए। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम दूसरे दल भी अपने लिए क्या उम्मीद देखते हैं, यह हम समझेंगे, जवाब लेंगे उनसे कि क्या उसके लिए तैयारी की गई है, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनका जिक्र होगा, किस दल को अपने लिए क्या उम्मीद है, और ऐसा क्यों लगता है कि गांव का जो ग्रामीण है, गरीब है, किसान है, वो किसी पक्ष के साथ होगा। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पे क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से पंचायत चुनाव को कराया जाएगा। क्योंकि कोरोना के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, जीवन जो है वो धीरे धीरे फिर से पटरी पे आ रहा है। चुनाव कई राज्यों में हुए और अब यहां पे कराने की तैयारी चल रही है पंचायत चुनाव। तो ऐसे में क्या चुनौतियां हो सकती हैं, उनसे कैसे पार पाया जाएगा, उसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, राजनीतिक दलों को क्या उम्मीदें हैं, प्रशासन कितना तैयार है, ये कई सवाल हैं जिनको हम समझेंगे। अब से कुछ देर में हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ेगा और जाहिर है पंचायत चुनाव से जुड़े हुए कई सवाल आप लोगों के जहन में भी होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों का अपने माध्यम से जवाब ले सके। क्योंकि प्राइम न्यूज लगातार पंचायत चुनाव पे चर्चा करता रहा है। दर्शकों के जो सवाल थे, जो सुझाव थे, वो भी हमने एक्सपर्ट की मदद से दर्शकों तक पहुंचाए। तो आज समझेंगे कि अब पंचायत चुनाव को लेकर क्या चुनौतियां हैं और क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है। शबनम पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, जावेद अहमद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, इसके अलावा तारिक अहमद लारी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, ओपी पाठक है, पूर्व विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश के। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले मैं शबनम जी आपके पास आऊंगा। एक तरफ बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है, सरकार का 4 साल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, उनकी उपलब्धियां भी गिनवानी होंगी, ये तमाम चीजें हैं। क्या चुनौतियां आपके सामने, कैसे सब होगा? देखिए, इस सरकार के लिए किसी भी प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाना एक चुनौती नहीं है, इसमें माहिर है। आपने देखा कि बड़े से बड़ा कुंभ, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तमाम ऐसे चुनावों को ये सरकार करा चुकी है जो शांति प्रिय तरीके से हुआ और कहीं भी माहौल बिगड़ने नहीं पाया। तो इसलिए ये एक चुनौती नहीं, सरकार अब इसमें माहिर हो चुकी है और इस सरकार के रहते इन 3 से 4 साल में काफी ऐसे उत्सव मनाए जा चुके हैं जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। अब जहां तक हमारे संगठन का देखिए तो पंचायत चुनाव के लिए हमारे संगठन कमर कस चुकी है। हमारे संगठन में जिला प्रभारियों और महानगर प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है काफी पहले ही, और पंचायत चुनाव के लिए बड़े बड़े हमारे जो संगठन के नेता हैं उन सभी को कार्यभार सबने अपना कार्यभार संभाल लिया है और पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेगी। जहां तक हमारी पार्टी का देखिए तो चुनाव में अपने विकास कार्यों को, जो ग्रामीण इलाके में हमारी सरकार ने विकास कार्य करे हैं वो किसी से कोई अनभिज्ञ नहीं है उससे। आप देखिए तो गांव गांव तक बिजली लाना, गांव तक सड़क लाना, हर घर तक बिजली लाया गया है, घर में जल लाने की व्यवस्था, गैस कनेक्शन से लेके आप अगर देखें तो जनधन योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना के तहत तमाम लोग लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का ध्यान दिया और इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के बावजूद, जो कि इस शताब्दी की सबसे बड़ी मंदी के तौर पे पूरे विश्व में उतरा, पर हमारे देश की सरकार ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जनधन योजना के तहत उनके खाते में 1000 से ज्यादा के जो है 1000 रुपए के करीब भेजा और लगातार किसानों को 6000 रुपए भेजे और साथ साथ खाद्यान्न का वितरण किया।
और तमाम ऐसे पोर्टल बनाए जिससे कि जो प्रवासी मजदूर आए उनको यहीं पे काम मिल सके। और बहुत से ऐसे प्रवासी ग्रामीण मजदूर हैं जो लौट कर अब दूसरे राज्यों में नहीं गए और यहीं पे काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में सुधरी है, माफियाओं को मार गिराया गया है, तमाम माफियाओं को शिकंजे में रखा गया है, तो एक जंगल राज जो हुआ करता था उत्तर प्रदेश में उसको खत्म किया गया है। महिलाओं की तमाम, चाहे ग्रामीण महिलाओं की, वो चाहे बुजुर्ग महिला हो या युवा लड़कियां हो, उन सबकी शिक्षा से लेके उनके घरेलू स्थिति को सुधारने तक के लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए जो कि हर ग्रामीण घर के द्वार तक पहुंचा है। तो इसे हम चुनौती समझते हैं। चुनाव को, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी चुनौती समझती है और चुनौती को देखते हुए पूरी तरीके से कमर कसा जा चुका है और चुनाव हमारे ही पक्ष में होगा, ये आप देखेंगे। चाहे विपक्ष महागठबंधन करना चाहे, चाहे विपक्ष बरगलाना चाहे, जनता ने इन सभी के कामों को देखा और आज हमारे काम से लाभान्वित जनता और सुरक्षित जनता और सशक्त जनता हम ठीक है। शबनम पांडे, मैं दोबारा आता हूं। तारिक, आपने सुना शबनम जी को और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने काम किया है उसके भरोसे पे उम्मीद है कि यहां गांव की सरकार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, समाजवादी पार्टी चूंकि गांव की, गरीब की, ग्रामीण की पार्टी कही जाती है, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं पंचायत चुनाव में? और आपको लगता है कि जो बातें शबनम जी ने कही हैं उसमें कितना दम है? भाई ये कह रही हैं कि महिलाएं, औरतें सुरक्षित है, लड़कियां सुरक्षित है। यहाँ तो बुजुर्ग महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनका रेप होता है, लड़कियों का रेप होता है। तो इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कोई रेप नहीं हुआ, सीबीआई कहती है रेप हुआ और उस हिसाब से चार्जशीट दाखिल की जाती है। तो ये इन्होंने क्या कार्रवाई की उस अधिकारी के ऊपर? फिर कहते हैं जैसा सरकार चाहती है वैसा हम कहते हैं, तो सरकार सबको बताना ही नहीं चाहती है कि रेप हो रहा है कि क्या हो रहा है। पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। माफियों का ही सही, माफिया का एनकाउंटर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, ला के पकड़कर लाकर घर से उठाकर गोली मारे दे रहे हैं। जो लोग क्राइम का रास्ता छोड़ चुके हैं उनको भी गोली मार दे रहे हैं, पकड़ के घर से ले जाते हैं, रास्ते में एनकाउंटर करके दिखाते हैं कि पैर में गोली मारी तो हाथ में गोली मारी, और क्या नाम है, पुलिस वाले को भी एक पैर में गोली लगी, सब एनकाउंटर में पकड़े गए। आप हाथरस कांड देख लीजिए, आप यहाँ जो पास में अभी रेप हुआ था बुजुर्ग महिला का, तो अब बुजुर्ग महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। पहले बुजुर्ग महिलाएं कम से कम रेप से सुरक्षित होती थी, योगी राज में, सन्यासी के राज में बुजुर्ग महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, और रेप करने वाले कौन, अब मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि बड़ी बेइज्जती की बात है कि उस तरह के लोगों के ऊपर मैं कोई कमेंट करूं। अब ये कहते हैं सारा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, क्या अच्छी चल रही है मुझे ये बता दें, कहाँ पे कानून व्यवस्था इनको अच्छी दिख रही है? लूट, डकैती, हत्या, हर चीज तो हो रही, पुलिस वालों की हत्या हो जा रही है, पुलिस सुरक्षित नहीं है। पुलिस जिस राज्य में सुरक्षित नहीं, पुलिस में तो एक पुलिस वाला कहीं खड़ा हो जाता है तो 1 लाख आदमी कंट्रोल में आता है। और आज क्या हालत है? अब ये कह रही है कि वहां के सब किसान पलायन नहीं कर रहा है, किसान पलायन नहीं कर रहा, मजदूर दूसरे राज्यों से हमारे वहां मजदूर आए, तो इनको ये जानकारी नहीं है कि दूसरे राज्यों से मजदूर यहाँ नहीं आते, यहाँ के मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। मजदूर जो किसानी वाला मजदूर भी है वो भी पंजाब और हरियाणा और वहां जाकर किसानी और मजदूरी करके अपना परिवार पालता है। इस समय जब क्या नाम है, लेकिन तारिक आपने देखा था कि बाहर से पलायन करके वहीं तो मजदूर आ रहे थे। यहाँ के मजदूर उधर नहीं जा रहे, तो उधर तो मजदूर पलायन करके, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो महाराष्ट्र। नहीं, तो क्या पंचायत चुनाव में इन मुद्दों को गिनवाया जाएगा कि पलायन हुआ, कानून व्यवस्था हुई? जो बिल्कुल भाई, किसानों का मुद्दा आप ले लीजिए, किसानों के मुद्दे में कितने किसान मर गए, इन्होंने क्या किया? इसको कहते हैं हठधर्मी। हठधर्मी से सरकार चलती है क्या? हठधर्मी से सरकार नहीं चलती है, सरकार को झुकना पड़ता है। पेड़ जितना फलदारी होता है उतना झुकता है, और जो पेड़ तने रहते हैं वो कट जाते हैं। ये यूकलिप्टस के पेड़ हो रहे हैं तो ये कटेंगे ही कटेंगे। ठीक, शबनम जी जवाब दे रही है आपकी बात का। इसकी शुरुआत यही पंचायत शबनम जी, शबनम पांडे, आप भी इनकार नहीं करेंगे कि विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से माफियाओं और अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, और ये जिस पर हल्ला बोल कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है, वो क्यों मारे जा रहे हैं,
आश्चर्य की बात है, वही अपराधी और माफिया जब आम जनता को मारती है तो ये एक आवाज नहीं उठाते। आम जनता की जमीन कब्जा करते हैं तो ये एक आवाज नहीं उठाते। और आज देखिए किस तरीके से खड़ियाली आंसू बहा रहे, क्योंकि इन्होंने ही अपने समय में ठेका पट्टा देके इनका संरक्षण किया था। और ये लंबे समय से ये अपराधी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए थे, जनता को प्रताड़ित कर रहे थे, जनता भयभीत माहौल में था, तब इन्होंने एक बार भी उनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाया। सारे इनामी अपराधी हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं महिलाओं पे अपराध होता है तो कार्रवाई त्वरित होती है हमारी सरकार में और निष्पक्षता से होती है। ये तो उन अपराधियों को भी संरक्षित करते थे। आज आप देख रहे हैं विपक्ष का हाल क्या है कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर देश के फेवर में लिखते हैं तो ये उनसे कार्रवाई करने की बात करते हैं, और जब 21 साल की दिशा देश के विरुद्ध लिखती है तो उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो विपक्ष ने आज ये ठेका ले लिया है कि हम देश और प्रदेश का अहित करने वालों के साथ खड़े रहेंगे, उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, और अगर सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी तो ये हल्ला बोल करेंगे। तारिक, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद जावेद जी के पास जाना है। ओपी सिंह भी हमारे साथ, ओपी पाठक। तारिक, बहुत शॉर्ट में। गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके देश का हित किया था, अहित किया था। आप गांधी जी से आप देखिएगा, उनके जवाब दीजिए, उनके बच्चों के चलिए। दूसरा मेरा सवाल सुनिए, मैंने आपके बीच, आप बहुत समझदार लेडी हैं, आप जानती है तरीका क्या होता है, आप उसका जवाब दीजिएगा। मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब आप दीजिएगा। दूसरा आप कह रही है हम लोगों ने किया, हम लोगों ने उन लोगों का संरक्षण किया। ठीक है भाई, आपने कहा, हमने सुन लिया। दुनिया भी देख रही है कि इस समय आप लोगों ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया, अपने किस मंत्री को बचाने के लिए किया कि वो आके सारी पोल ना खोलते। लेकिन सब पोल खुली, इंटरनेट से सारी पोल खोली, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम ने सब कुछ पोल खोला कि किस उस माफिया का किस अधिकारी और किस मंत्री के साथ गठजोड़ था। साफ साफ सब कुछ दिखा है, पब्लिक को अंधी नहीं है। दूसरा, किसानों के मुद्दे पे बात करिए। आइए, किसान के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं आपसे। किसान का मसला क्यों नहीं हल किया जा रहा है? उसमें अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आप देश के 70 करोड़ किसानों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? सवाल जब खत्म नहीं हुआ है, ऐतिहासिक कदम है। 6,000 किसान सम्मान योजना में देना निश्चित तौर पे किसानों की तरफ से सरकार ने एक एक करके एक सेकंड शबनम जी, हाँ ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। तारिक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, क्योंकि किसान की बात आपने पहले भी उठाई थी। दोबारा जावेद अहमद, मैं आपके पास आऊंगा। आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं पंचायत चुनाव में? चूंकि समाजवादी पार्टी अपने स्तर पे लग रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने, लेकिन कांग्रेस खुद को कहां देखती है? जावेद, आप सुन पा रहे हैं? जावेद अहमद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। ओपी पाठक जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, आप ये बताएं, चूंकि आपका प्रशासनिक स्तर पे एक लंबा अनुभव रहा है चुनाव को कराने को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर, अब पंचायत चुनाव में किस तरह की अब चुनौतियां हम सबके सामने हैं, शासन के सामने, प्रशासन के सामने? क्योंकि कोरोना के बाद धीरे धीरे अब जिंदगी जो है सामान्य हो रही है, तो किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, ग्राम पंचायतों के जो चुनाव है ये सामान्यतः गैर राजनीतिक चुनाव रहते थे। इसमें राजनीतिक दल या बड़े राजनीतिक दल प्रतिभाग नहीं करते थे, और गांव के लोग अपने गांव का जो सम्मानित व्यक्ति होता था, जो अच्छे चरित्र का व्यक्ति होता था, जो मिलनसार व्यक्ति होता था, उसको प्रधान के रूप में चुना करते थे। लेकिन अभी जैसा मैं सुन रहा था विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मानित प्रतिनिधियों के विचार जी, उससे कुछ ऐसी ध्वनि निकल रही थी कि जैसे ये विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव है, जो कि राजनीतिक आधार पर राजनीतिक प्रत्याशियों के माध्यम से राजनीतिक दलों के लड़ा जाएगा। ये एक नया विकास है। ग्रामीण स्तर तक के चुनाव में अगर ऐसा होता है तो ये एक नया विकास होगा, जो निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के सामने नई चुनौतियां पेश करेगा। जिससे निपटने के लिए प्रशासन को और पुलिस को नई रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर दलीय आधार पर प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा। हर दल चाहेगा कि जो हमारा अब प्रत्याशी है, अनौपचारिक रूप से
वही जीते और ज्यादा सीटें हम लोग जीत पाए। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और कई कारणों से अब चुनाव, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो जी, वो धीरे धीरे ज्यादा टफ होते जा रहे हैं। उनमें शांति व्यवस्था बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। कई चीजें हैं, जैसे अवैध शराब किस स्तर पे प्रचलित होगी, उसको कितना रोका जा सकता है, क्योंकि चुनाव में खास करके सभी चुनाव में ये बात आती है कि साहब उन शराब बांटी गई, सामग्री बांटी गई जी, तो उस पर प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता होगी। अवैध शस्त्र हैं जो कि शांति व्यवस्था के लिए या निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए समस्या बन सकते हैं। उस पर प्रभावी नियंत्रण करने या उनको फील्ड से बाहर करने की आवश्यकता होगी। इस तरह के चुनाव में पुलिस और प्रशासन के पास एक बहुत, जिसे कहें सबसे जो सटीक हथियार होता है जी, वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 होती है, जिसका प्रयोग प्रायः किया जाता है। लेकिन कभी कभी इसमें ये आरोप लगते हैं प्रशासन और पुलिस पर कि साहब उस पक्ष के आदमी को छोड़ दिया गया, उस पक्ष के आदमी को बंद किया गया। और जब ये चुनाव राजनीतिक पृष्ठभूमि में या राजनीतिक समर्थन और विरोध के साथ लड़े जाएंगे जी, तो ये शिकायतें बढ़ेंगी। प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना होगा कि इसका जो प्रयोग किया जाए वो सही व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाए और अनुचित प्रयोग इसका न किया जाए, नहीं तो उसमें दिक्कत आती है। ठीक, जैसा मैंने तो पहले कहा कि अगर राजनीतिक ढंग से चुनाव लड़े जाएंगे तो दलीय विभाजन होगा गाँव में, उससे निश्चित तौर पर तनाव बढ़ेगा। एक दल के समर्थक दूसरे दल के विरोधी, वो प्रतिस्पर्धा होगी कि साहब हम जीत जाएं जी, उसमें तनाव या छुटपुट शांति व्यवस्था की समस्याएं, मारपीट की घटनाएं बढ़ सकती है। एक कारण और भी है, इधर पिछले कुछ दिनों से जब से बहुत सारी योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से जी क्रियान्वित की जाने लगी हैं, तब से ग्राम प्रधान पद का जो एक कहे कि आकर्षण है, मतलब वो पद एक स्थानीय स्तर पर स्वायत्त शासी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद हो गया है। उसके कारण भी लोग उसको पाने के लिए, जीतने के लिए लालायित रहते हैं। ठीक है, और तमाम ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो कि सामान्यतः पहले नहीं अपनाए जाते थे जी। तो इसलिए निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। और मेरा तो अपना जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है कि जितना निरपेक्ष भाव से, जितना निष्पक्ष भाव से स्थानीय प्रशासन और पुलिस इन सब बिंदुओं पर जिन्हें मैंने ऊपर इंगित किया प्रभावी कार्यवाही कर पाएंगे जी, उतना ही चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। ठीक है सर, मैं दोबारा लौटूंगा। अभी कई और सवाल भी हैं इसी पंचायत चुनाव से जुड़े हुए, चूंकि बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, कई दूसरी चीजें भी हैं। लेकिन जावेद, मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपने देखिए शबनम जी को सुना, तारिक अहमद को सुना, वो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, वो कमियां बता रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को कहां देखते हैं? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस खुद को कहां देख रही है? देखिए, बहुत निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन पर निचले स्तर पर अपना काम कर रही है। और आपने पिछले दिनों में देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में नए पंचायत स्तर पर संगठन के कार्यक्रम हुए, अब ब्लॉक स्तर पर पंचायतें चल रही है। हमारे यहाँ कांग्रेस मुख्य संगठन के अतिरिक्त जो हमारे विभागीय संगठन है वह भी लगातार इस चुनाव की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। आदरणीय प्रियंका जी के निर्देशन पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी या हमारे जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी जो हैं, वो जनपदों के प्रवास पर हैं निरंतर और कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हमारी बहन शबनम जी उपलब्धियां गिना रही थी, कहाँ त्वरित न्याय मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं हो रही, 15-15, 20-20 दिन जब हो जाता है, जब वो मीडिया की निगाह में घटनाएं आती हैं, जब राजनीतिक दल आंदोलन करते हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं। अभी किसान सम्मान निधि की बात हो रही है, इसी बजट में 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सम्मान निधि में घटा दिया। इस बजट में किसानों के लिए 8% की कटौती की गई, नकदी की कोई व्यवस्था नहीं है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी निरंतर कम के पिछले 6 वर्षों में यह प्रदेश सरकार की मिली भगत से होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साधन की बिजली की उपलब्धता है, लेकिन किसान को बिजली की रेट पर मिल रही है। गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ से अधिक मूलधन बकाया है। 14 दिन में इन्होंने संकल्प पत्र में वादा किया था भुगतान करने का, 26 दिन में पिछले बकाये का वादा किया था, न करने पर ब्याज देने का वादा किया था। ब्याज छोड़ दीजिए, ये अभी। लेकिन जावेद, वो तो कह रहे हैं कि हमने बेहतर काम किया है, चाहे तमाम योजनाएं ऐसी उन्होंने गिनवाई जिसमें उन्होंने कहा कि इसका जो साथ है वो लोगों का हमें मिलेगा ग्रामीण स्तर पे। ग्रामीण स्तर पर क्या दुर्दशा की है इस सरकार ने, ये पूरा विश्व देख रहा है, आज पूरा देश देख रहा है। अगर ग्रामीण स्तर पर अगर दुर्दशा न हुई होती तो किसानों का ये आंदोलन देशव्यापी न हुआ होता। पूरे देश के अंदर पंचायतें चल रही हैं। ये बताएं कौन सी इन्होंने सिंचाई परियोजना को पूरा किया, नमाम गंगे के नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, और अंत में जब गंगा की सफाई नहीं कर पाया और पूरा भ्रष्टाचार में धन डकार लिया तो कह दिया पहले दिल्ली की यमुना साफ हो तब गंगा साफ होगी। आपने अपने स्तर पर क्या हुआ? ठीक है, जवाब दे रही है आपको शबनम पांडे, जवाब दे रही है आपको। ये जो कुछ कहा जा रहा है, किया जा रहा है, तो बजट में है, लिखा पढ़ी में। इसमें बहन झूठ बोलने के अलावा क्या बताएंगी? जो बजट में आ चुका है उसको भी हम खुदलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है शबनम जी, आपने सुना। ठीक है जावेद अहमद, हाँ शबनम जी आपने सुना और आप प्रतिक्रिया देना चाह रही हैं, लेकिन मैं आप ही के पास आऊंगा। मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद मैं आप ही का जवाब लूंगा कि आप क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि जावेद ने कई कमियां आपकी गिनवाई हैं। तो पंचायत चुनाव पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल बना हुआ है, शबनम पांडे हैं, जावेद अहमद हैं, तारिक अहमद और ओपी पाठक हैं हमारे साथ। और शबनम जी आपके पास मुझे ब्रेक से पहले आना था, क्योंकि जावेद ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसके जवाब में आप उन्हें जवाब देना चाह रही थी। जी निश्चित तौर पे ये बताना चाहती हूँ, सबसे पहले चीज जावेद अहमद जी ने ये जो कहा कि 10,000 रुपए कम किया है किसान सम्मान योजना से, तो मैं इन्हें बता दूं कि जब पहला तत्व में जो किसान सम्मान योजना में जो राशि आवंटित थी उसमें कुछ किसानों ने या जो किसान नहीं थे इनकी जब जांचें हुई तो 10,000 कम रुपए खर्च हुए थे पिछले साल। तो उसी राशि को निकाल के इस बार दिखाया गया, क्योंकि जो हमारे लिस्ट थी किसानों की उसके अनुसार 10,000 बच रहा था, तो उसको निकाला गया। कोई भी राशि को कम नहीं किया गया है, जितनी राशि किसानों की संख्या के अनुसार खर्च हो रही थी उतनी ही राशि रखी गई है। दूसरी बात, गन्ना किसानों को हमारी सरकार ने 1 लाख करोड़ उन्हें बकाया राशि दी है, जो कि किसी भी सरकार ने आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं दिया है। इस 1 लाख करोड़ में पुराने सरकारों के बकाया राशि भी थी, जिसका भुगतान जावेद जी कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज इन 4 सालों में किया। दूसरी बात, के नाम पर घोटाला हो गया, आपकी केंद्र सरकार ने कर दिया। वो राशि कहाँ हुई, उसकी रिकवरी हुई, कोई जांच हुई, कुछ नहीं हुई। ये आप काम करते जा रहे हैं, किसान को तबाह करना, किसान को बर्बाद करना है। आरोप लगाकर आप जो है वार्षिक आय जो है आप बढ़ा दीजिए कि ये हमारी रेखा के नीचे इतनी आय वाले नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर 2400 नहीं, अब जो है 6,000 रुपए रोजगार भी मिला। और दूसरी बात बताओ, हाँ, एक सेकंड, 2007 से 12 में की सरकार की बंद की थी और 12 से 17 में सरकार जो विज्ञापन आपसे आ रहा है और उसका जमीन की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। एक सेकंड शबनम जी, एक सेकंड जावेद भाई, एक सेकंड शबनम जी, आप किसानों की बात कर रही हैं। मौजूदा वक्त में किसान कई जगह धरना भी दे रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको लगता है चूंकि गांव गरीब और गांव की सरकार का ये पंचायत चुनाव है, वहां पे ये असर होगा, प्रभावित करेगा आप लोगों के लिए, ये मुद्दा भी हावी रहेगा? देखिए राजेश जी, जिन चीनी मिलों को करीबन आप देखिए तो पिछली सरकारों ने
30 चीनी मिलों को करीबन 29-30 चीनी मिलों को बंद कर दिया था बासपा और सपा ने मिलकर। हमने उन चीनी मिलों को चलाने का और उनकी क्षमता बढ़ाने का किया। इसका परिणाम ये है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है चीनी उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में। आप जो है मालिकों पर कोई दबाव नहीं डाल रहे, इस साल गन्ने की आपने 1 लाख करोड़ का भुगतान किया, आपकी सरकार ने ये भुगतान नहीं किया है। इसलिए खाली बड़ी बड़ी बातें करने से जनता, आप सभी विपक्षियों को जान चुकी है। जनता को आज मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की तारिक कुछ कहना चाह रहे, किसानों की, ग्रामीणों की, गरीबों की का हित समझती है और वो एक बार ठीक है मैडम, इनको लाभान्वित करना। तारिक अहमद, जावेद जी मैं दोबारा आता हूं। तारिक आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए शबनम जी जो है आंकड़े झूठा प्रस्तुत कर रही, जैसे इनके नेतृत्व है वैसे ही ये है। ये वैसे ही बात कर रही है कि हमने 3 लाख करोड़ का भुगतान कर दिया, जैसे 20 लाख करोड़ कोरोना काल में आए थे और 15 लाख रुपया सबके जेब में चला आया। आज भी मेरे सामने डाटा खुला हुआ, आज भी 1,05,699 करोड़ रुपया चीनी मिलों का किसानों पर बकाया है। दूसरा, इन्होंने बात कही थी औरतों के अपराध के ऊपर, वो एनसीईआरटी का डाटा मैंने खोला है 2019 का। 2020 का तो कोई डाटा है ही नहीं, क्योंकि 2020 तो एक तरह से लॉकडाउन नहीं गया और बहुत कुछ कमाया भी, उसका डाटा आया भी नहीं है। 2020 में 3,60,000 पूरे देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिपोर्टेड हुए थे, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 35,000 था, 60,000 था, महाराष्ट्र में 35,000 था और बंगाल में 30,000 था। ये 3 टॉप स्टेट है जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन था। और कुल यूपी का 27% है, इनके 60,000 में 27% पे क्या नाम है कन्विक्शन हुआ है। नहीं, लेकिन तारिक % में चार्जशीट डाली जा रही है। हाँ। ये झूठ बोलने के सिवा शबनम जी प्लीज जनसंख्या के आधार पे एनसीईआरटी का रिपोर्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट आज बेहतर दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में एक सेकंड नहीं, एक सेकंड तारिक तारिक अहमद, एक सेकंड। शबनम जी मैं आपकी बारी पे आपको पूरा मौका दूंगा, आपको पूरा वक्त मैडम मैंने दिया है, आगे भी दूंगा। तारिक आप ये बताएं कि आप कानून व्यवस्था को आधार बना रहे हैं, लेकिन ये लोकसभा या विधानसभा चुनाव तो नहीं है, माना कि उसको आधार बना के आप लोग सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन अब जब गांव का चुनाव होगा, पंचायत चुनाव होगा, क्यों आप लोग यहां पे क्या कानून व्यवस्था को आधार बनाएंगे या वाकई कोई नई रणनीति है आपकी? क्योंकि आप लोग गांव गरीब किसान की पार्टी खुद को कहते हैं, समाजवादी पार्टी है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, क्या गरीब क्राइम रेट से छूटा है? क्या वो हाथरस में जो लड़की का रेप हुआ था, क्या वो बुजुर्ग महिला का रेप हुआ था, वो शहर में हुआ था? वो गांव में ही हुआ था। और ज्यादातर रेप के केसेस गांव में ही होते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ पे हर गली मोहल्ले का है, हर घर की कहानी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। मैं भी अपनी बच्ची को रात को 10 बजे के बाद भेजने के बाद कर रहा हूँ। ये बात समझ के चलिए, लॉ एंड ऑर्डर हर किसी का, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। तो ये ना कहिए शहर का हिस्सा है तो ये विधान नहीं, पंचायत चुनाव के लिए जो गांव के मुद्दे हैं, महाराज आ रहा हूँ, हाँ, उस पे आइए। तो ये हो गया। हाँ। दूसरा, किसानों का गन्ना किसानों का भुगतान। तीसरा, सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी जो ये मार रहे हैं, 50 किलो की बोरी में 5 किलो मार रहे हैं, उसका मुद्दा। तीसरा, जो किसानों का जो एमआरपी एमएसपी और ये जो चल रहा है, अडानी और अंबानी को सारी किसानों की जमीनें बेचने का मामला चल रहा है, वो भी मामला है। तीसरा, जो धरना दिया जा रहा है किसानों का, वो भी मामला है। गांव के अंदर रोडे नहीं है, गड्ढे हैं, गड्ढा नुमा रोडे हैं। रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है वहां पे, वो भी मुद्दा है कि गांव गांव तक पक्की सड़क पहुंचे। ये कहने थी घर घर तक पेयजल पहुंच गया है। अरे मैडम, क्या मोदी जी आए तब हम लोग कपड़ा पहनना सीखे? पेयजल तो पहले भी जब आप नहीं थे, जब हम नहीं थे, जब मुगल थे, मुगल भी नहीं, बाबा आदम के जमाने से कुएं तब से चल रहे थे, नदियां तब से चल रही हैं। क्या मोदी जी बाबा आदम के जमाने से और आकर उन्होंने ही गड्ढे खोदे और नदियां नाले बनाए हैं और क्या नाम है कुएं खोदे हैं? ऐसी बात ना किया करिए लप्पासी की। ठीक है, जवाब दे रही है वो आपको। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। शबनम पांडे बोला करिए। देखिए,
मुस्लिम तुष्टीकरण करती है सपा और कांग्रेस, ये तो मैं देखिए, आका हिंदू मुस्लिम पे, मुगल आका जमाने की हिंदू मुस्लिम तारीफ पे। करती है, ये भी जनता सुन रही है। आज जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, उनके किसी भी काम की तारीफ नहीं करना। नहीं तारिक, जब वो आपके बारे में बोल रही थी तब आपको दिक्कत थी, अब आप मत बोलिए। नहीं, वो तो बोलेंगे, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी असलियत में जनता सुनना ले मेरे मुंह से, इसलिए घबरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी है, लेकिन अगर काम एक सेकंड तारिक, एक सेकंड तारिक, बात पूरी होने दीजिए, है ना। मैंने आपको भी पूरा वक्त दिया था, जब वो आपकी बारी में बोली थी तब दिक्कत थी, अब वो बोल रही हैं तो आप बोल रहे हैं बीच में। धैर्य रखिए अपने अपने नंबर पे। शबनम जी, तारिक जी को अडानी अंबानी पे दिक्कत आती है, लेकिन जिस वक्त इनकी पार्टी के लोग अपना घर भर रहे थे जनता के पैसे से, उस वक्त आवाज नहीं उठा रहे थे। आज मोदी जी के अच्छे कामों की तारीफ करने में छोटा दिल दिखाते हैं, मुगलों की तारीफ करने में ये पड़े हुए। तो इनकी मानसिकता जनता समझ रही है, जनता जानती है कि जितने दिन सत्ता में रहे, किसी मिल को बेचना, कहीं पे कोई जायदाद बेचना, जमीन हड़पना, अपराधियों को संरक्षण देके ठेका पट्टी देना, ये काम था। और जो एम्बुलेंस चलता था उस पे समाजवादी एम्बुलेंस नाम लिखा देना, जो कि केंद्र सरकार के पैसे से एम्बुलेंस चल रही थी, उस पे समाजवादी लिखा देना, जगह जगह पे एक परिवार विशेष का नाम रखना और पैसे हड़पना और गुंडागर्दी करना, ये काम था इनकी सरकार के। पर आज उन्हीं माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है, उन्हीं चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, बंद को खोला जा रहा है, तमाम फैक्ट्रियां जो बंद थी उनको खोलने की कवायद शुरू हो रही है। कितने करोड़ रुपए का ठेका देकर कितना परसेंट ले रहे हैं, ये तो बता दीजिए। स्वच्छता पे जो काम हुआ, स्वास्थ्य पे जो काम हो रहा है, वो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक कार्य है। इन सब चीजों को देखकर ग्रामीण जनता जानती है। ठीक है तारिक, इतनी गंभीर चर्चा में इतनी तेज ये हंसी क्यों आ रही है? 5 लाख का आयुष्मान भारत से बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने आज शबनम जी ने, पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरा का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। समाजवादी में क्या यादव एम्बुलेंस सेवा लिखी थी, ये तो बता दीजिए कि परिवार की समाज वो जो एम्बुलेंस सेवा थी, समाजवाद का मतलब भी जानती है। अरे आप लोग कट्टरवादी है, आप लोग हिंसावादी है, आप लोग गोडसेवादी है, गोडसेवादी है, गोडसे की नीति को अपनाते हैं, इसलिए आपको समाजवाद के नाम से क्यों है? आपको समाजवादी के नाम से क्यों है ये कहिए ना। अब आती है ये हिंदू मुसलमान पे, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अगर इनके मुंह से हिंदू मुसलमान शब्द रोक दिया जाएगा तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। पर जनता के लिए आई की पढ़ाई करके हिंदू मुसलमान पे और मामला लटक गया सरकार। पाठक जी करे क्या? ठीक है पाठक जी, अब चूंकि मैंने पहले भी आपसे समझा था, ये जाना था कि प्रशासनिक स्तर पे तैयारियां, ये तो ठीक है कि राजनीति की बात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, एक दूसरे को घेरा जाएगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, तो हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल के बाद जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या चुनौतियां हैं, बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, उसमें भी जाहिर है कि एक सरकारी अमला लगेगा, सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसकी भी उपलब्धियां बड़े पैमाने पर गिनाई जाती रही हैं, हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, तो कितना मुश्किल होगा पंचायत चुनाव को संपन्न करा पाना? देखिए, चुनौतियां जैसा आपने कहा बहुत है, साथ साथ अगर बोर्ड एग्जाम होंगे तो वो भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे उस दौरान आवागमन करते हैं, केंद्रों पर भीड़ होगी, केंद्रों के बाहर भीड़ होगी, नकल करने का प्रयास होता है, नकल कराने का प्रयास होता है, और साथ ही साथ जो ये ग्राम पंचायतों के चुनाव है, स्थानीय स्वायत्त शासन के, इनमें भी पहले के मुकाबले में काफी दबाव रहेगा, बल्कि चुनाव पूर्व ही कई घटनाएं हो गई हैं हिंसा की जी, या हत्या की, या हत्या के प्रयास की, और निश्चित तौर पर इसमें अगर राजनीतिक दलों की रुचि बढ़ेगी, जैसे की संभावना है हर चुनाव में बढ़ रही है, तो उससे भी थोड़ा सा दबाव आएगा। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि प्रशासन और पुलिस के हथियार बहुत सीमित हैं, तो वही ले दे करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 अवैध शराब के संचरण को रोकने का काम, अवैध शस्त्रों के संचरण और उनके प्रयोग को रोकने का काम जी, और जो सबसे जरूरी होगा वो ये होगा कि प्रशासन और पुलिस
दोनों निरपेक्ष भाव रखें। क्योंकि कोई भी चुनाव हो, चुनाव के दौरान ये आरोप प्रत्यारोप बहुत लगता है कि साहब सत्तारूढ़ दल के आदमी को प्रश्रय दे दिया, विपक्ष के आदमी को बंद कर दिया, समर्थक को बंद कर दिया, विरोधी को प्रश्रय दे दिया। तो पुलिस और प्रशासन को निरपेक्ष भाव रखना पड़ेगा। जब वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में निरपेक्ष भाव रखना बड़ी एक आदर्शवादी व्यवस्था है जी, जो कि बहुत दूर तक संभव नहीं हो पाती है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ भाव, कुछ न कुछ दबाव, कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है तंत्र के ऊपर। लेकिन जितना ज्यादा निरपेक्ष भाव से कार्यवाही करेगा प्रशासन और पुलिस तंत्र, उतना ही आसान होगा पंचायत चुनाव को कराना, उतना ही सुगम होगा परीक्षाओं को संपन्न कराना जी, उतना ही सुगम होगा। जहां तक प्रश्न आपने कोरोना का उठाया, निश्चित तौर पर कोरोना का भय है जी, लेकिन मैं कोरोना काल के दौरान भी मैंने अपने कुछ शासकीय काम से कई जिलों का दौरा किया है, तो मैंने ये महसूस किया कि गांव में कोरोना का भय नहीं था। जितना नगरीय क्षेत्रों में लोग कोरोना से डर रहे थे जी, गांव में उतना कोरोना का भय नहीं था। वहाँ लोग उन्मुक्त विचरण भी कर रहे थे। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना गांव में आसान होता है। शहर में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा है जी, गांव में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम है। आदमी अगर अपने सारे आदमी घर से निकल गए लेकिन अपने अपने खेत पर चले गए तो बहुत बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है। सब लोग बाहर हैं गांव के, लेकिन एक से दूसरे के बीच की दूरी 400 मीटर 500 मीटर है। हाँ, मतदान के दिन थोड़ा सा दबाव हो सकता है। हाँ, लेकिन सर क्या ये लोकसभा विधानसभा चुनाव से ज्यादा बड़ी चुनौती गांव के चुनाव की होती है? क्योंकि इसमें हिंसा बड़े पैमाने पे कई बार हो जाती है छोटे छोटे इलाकों में, गांवों में। ऐसे में प्रशासन के लिए उस चुनाव से इस चुनाव में ज्यादा बड़ी चुनौती है? निश्चित तौर पर उससे बड़ी चुनौती है, लेकिन एक चीज से मैं थोड़ा सा मेरी मत भिन्नता है जी, इसमें हिंसा उससे ज्यादा स्तर पर नहीं होती, तनाव जरूर उससे ज्यादा होता है। क्योंकि इसमें जो हिंसा होती है जी, उसमें आग्नेयास्त्रों का प्रयोग कम होता है। ज्यादातर किसी ने किसी पर 4 मुक्का मार दिया, किसी ने किसी 10 लाख मार दिया, किसी ने घर किसी को पटक दिया, इस तरह की थोड़ा सा कहीं मान लीजिए छुटपुट पत्थरबाजी हो गई, गाली गलौज हो गया। तो इसकी हिंसा जैसे क्योंकि हर गांव में मतदान होता है तो मतदान केंद्र ज्यादा होते हैं, इसलिए इसमें तनाव ज्यादा रहता है। मनमुटाव ज्यादा रहता है, वैमनस्य ज्यादा रहता है। लेकिन ज्यादातर वो वैमनस्य चुनाव परिणाम आने के बाद अपना असर दिखाता है, चुनाव के दौरान भी दिखाता है लेकिन कम दिखाता है। तो चुनौती ज्यादा रहेगी, लेकिन घटनाएं जिसे पहले बहुत जीवन को क्षति पहुंचाने वाली घटनाएं या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाली घटनाएं, इस तरह की घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं लोकसभा विधानसभा के मुकाबले। जी, ठीक है। जावेद अहमद, वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिसपे आपको लगता है कि इन मुद्दों पे गांव में जो चुनाव होगा उसमें पलड़ा इस तरफ या उस तरफ हो सकता है? क्योंकि आप कमियां लगातार बता रहे थे और अभी आपने शबनम जी को भी कई बातों को लेकर घेरा था, लेकिन अपने लिए क्या उम्मीद है और क्या लगता है कि जो किसान है, ग्रामीण है, गरीब है, गाँव का जो शख्स है, वो क्या उसके मन में चल रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस अपने संगठन के बल पे, अपनी विचारधारा के बल पर और जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उसको लेकर चुनाव मैदान में हमेशा रही है और रहेगी। और इस चुनाव में कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। जब से प्रियंका जी ने प्रभार संभाला है उत्तर प्रदेश का, कांग्रेस जमीनी स्तर पर अत्यधिक रूप से सक्रिय हुई है। सभी पदाधिकारी सक्रिय है, चाहे वो पंचायत स्तर के पदाधिकारी हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, जिला स्तर हो या प्रदेश के हमारे पदाधिकारी हो। हमारे जो राष्ट्रीय सचिव जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो सभी लोग जो है पूरी तरीके से मुद्दों को, अभी हमारे यहाँ मैन्युफेस्टो कमेटी की मीटिंग हुई, हम जनता को सीधे आमंत्रित कर रहे हैं कि जनता की आकांक्षाएं क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उसके आधार पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी देखा होगा पिछले हफ्ते में सलमान खुर्शीद साहब ने उत्तर प्रदेश के लगभग 69 कर्मचारी संगठनों से बात की, किसान नेताओं से बात की इसी लखनऊ के अंदर। तो जो मुद्दे हैं, देखिए मुद्दे ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, जिस तरीके से बिजली के दामों में सिंचाई के लिए नलकूपों के लिए जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी की गई, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई, यूरिया का क्या हाल है। और एक चीज और बहुत स्पष्ट हो गई है
देश के अंदर नीम की उपलब्धता कितनी है और ये बता रही है सरकार कि हम यूरिया नीम कोटेड दे रहे हैं। अरे ये नीम कोटेड है कि आप जो है स्प्रे कलर करके उसको दे रहे हैं। ये एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है और ये झूठ कहने वाला कोई और नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार में कृषि मंत्री रहे सोमपाल शास्त्री जी ने ये बात डंके की चोट पे कही है कि देश के अंदर नीम की उपलब्धता इतनी नहीं है कि उसको नीम कोटेड यूरिया को किया जा सके। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे पास पैसा होता तो मैं सरकार की इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता। ये एक झूठ भी सामने आया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे एक बड़े नेता ने, अर्थशास्त्री ने, जो कृषि के बहुत बड़े ज्ञाता है, उन्होंने ये बात कही है। तो कहने का मतलब है ये सरकार मिथ्या पर, झूठ पर आधारित जो इसने अपनी एक छवि बनाने का ये प्रयास करते हैं, जमीन पर वो सच नहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का हाल देख लीजिए। मनरेगा में आपने मजदूरों का पंजीकरण अथाह बढ़ा दिया। जो बाहर से राज्यों से आए थे लोग वो बढ़ गए, लेकिन कार्य दिवस घट गया। तो आपकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर मात्र विज्ञापन के बल पर लोगों को सब्ज बाग दिखाने का काम कर रही है। शबनम पांडे नहीं कर रही। अभी बहन शबनम जी ने एक बात कही थी, हाँ। मैं उसका भी कि अलीगढ़ में एक चीनी मिल को बंद आपके शासनकाल नहीं, वही जवाब दे रही है आपकी बातों का। 18 करोड़ रुपया बताया है, हाँ। क्यों नहीं आप दे रहे हैं? आज जो प्राइवेट चीनी मिले हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शबनम पांडे, कंपनियां एथेनॉल बेच रही है, वो स्टॉक एक्सचेंज में लाभ कमा रही है और चीनी मिल घाटे में जा रहा। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने गन्ना मूल्य के दाम शबनम पांडे, क्या विज्ञापन के सहारे सरकार है क्या? शबनम पांडे, ये बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है 400 रुपए का कि जमीन पे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। ठीक है जावेद भाई, अब आपने पूछ लिया, जवाब ले लेते हैं। जावेद जब जवाब ले लेते हैं। शबनम पांडे, विपक्ष आज इतना हताश और परेशान है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से सरकार की कमियां निकालें, क्योंकि इन्होंने 14 का चुनाव देखा, 2017 का, 2019 का, ये बार बार सोचते रहे, जनता को हम बरगलाते रहे, पर जनता पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ी है। क्योंकि जिस जनता को, जनता के भरोसे को आपने तोड़ दिया है। अब आपकी जनता पार्टी परिवार के लिए भोजन बनाना पड़ता था। जिस ग्रामीण महिलाओं को शौचालय, जो कि हर किसी के लिए अनिवार्य होता है, उन्हें सूरज उगने के बाद 4,000 की कमीशन के बाद उसकी चिंता मंत्री और मुख्यमंत्री देने का, ग्रामीणों को पूरी मेहनत करने के बाद एक छत नहीं था, वो छत कहीं यही जो उनकी मूल आवश्यकताएं थी और उनकी आकांक्षाएं थी, उसको हमने आज जब पूरा किया है। जनता हमारे साथ खड़ी है। ठीक है, जनता आपके साथ खड़ी है, आपको ये उम्मीद है। हर उपचुनाव में ये कहते हैं कि ठीक है। इसमें तारिक अहमद, आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि अब वक्त की भी थोड़ी सी कमी है, मैं चाहता हूं कि आपको इस पंचायत चुनाव में क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सब बहस बेईमानी हो जाती है अगर सरकार जो है चुनाव चिन्ह के ऊपर वोटिंग करवाती है। तब असलियत बीजेपी को, हमको सबको पता चलती है। इस समय तो सब इंडिपेंडेंट दाम तक खड़े होंगे, चाहे बीजेपी के खड़े हो, चाहे कांग्रेस से खड़े हो, चाहे समाजवादी के खड़े हो। एक पंचायत, एक ग्राम प्रधान पे भी 5-5 जैसे कैंडिडेट पार्टी के ही खड़े होते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर इनको बहुत ज्यादा है कि हमारा है तो इनको चुनाव चिन्ह पे करा लेना चाहिए। चलिए, कोर्ट वो नहीं करा रही है तो आप अपना चुनाव चिन्ह अपने कैंडिडेट को दे के साबित करिए कि आपके इतने जीते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये शून्य है। इस समय ग्रामीण क्षेत्र में इनकी हालत बहुत खराब है। और जितने भी कैंडिडेट जीतेंगे वो विपक्ष से ही जीतेंगे, इनके जीतने से रहे। और विपक्ष में जो कैंडिडेट जीतेंगे वो 90% जीतेंगे समाजवादी पार्टी के। आपको 7 लफ्जों में बताता हूँ मैं। ठीक है, हम लोग किसान, हम लोग बहुत मजबूत है। ग्राम समाज में, गांव में, पंचायत में, जिला पंचायत, हर चीज में हम लोग मजबूत है। ये लोग बहुत ही कमजोर है। इसीलिए इन्होंने परसीमन को दोबारा किया है कि कुछ ये तिगड़म करके उसको ठीक कर सके। वो तिगड़म इनका काम नहीं आएगा। मुझे लगता है कि पहले लगता है परसीमन बोली बात परेशान हैं। सही और पारदर्शी तरीके से परिसीमन होने से परेशान दिख रहे हैं आप। इसका मतलब कुछ गलत करते थे आप,
इसीलिए परेशान है। ठीक आज है जमीन पाठक जी, जैसे सर आपसे नहीं है। कभी आखिर आप में मैं ये चाहते समझना हैं चाहूंगा और पब्लिक जानना को चाहूंगा, और मैं कभी चाहता हूं कि पकड़ के राजनीतिक दलों को आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा, क्योंकि आपके पास एक प्रशासनिक अनुभव है। राजनीतिक दलों को और प्रशासनिक टीम को जिन्होंने चुनाव को करवाना है, क्या आपकी तरफ से सुझाव होगा कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, कहीं कोई हिंसा ना हो, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो? देखिए, अब राजनीतिक दलों को तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, मेरी परिधि में नहीं आता है। लेकिन प्रशासन के लिए मैं जो बात पहले कहा, मैंने वही दोहराऊंगा। हाँ। कि जितना ज्यादा निरपेक्ष भाव से लोग चुनाव कराने का प्रयास करेंगे और जितना ज्यादा अवैध शराब और अवैध शस्त्रों का संचरण और उसका प्रयोग रोक पाएंगे और उतना ज्यादा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो पाएंगे और परीक्षाएं संपन्न हो पाएंगी। जी। राजनीतिक दलों के लिए भाई, जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, उनके लिए तो आदर्श स्थिति यही है कि सभी लोग फेयर ढंग से चुनाव लड़े। कोई दल किसी क्षेत्र विशेष, किसी सीट विशेष के लिए अगर प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाए कि नहीं ये तो हमें जीतना ही जीतना है, तो दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी जब ये स्थितियां आ जाती है, भाई हमें तो ये सीट जीतना ही जीतना है, इतनी सीट जीतना ही जीतना है जी, चाहे जो उसके लिए करना पड़े, तो फिर दिक्कत होती है, प्रशासन को फिर दिक्कत पैदा होती है। ये केवल मेरा अनुरोध है, मैं राजनीतिक दलों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ना उन्हें कोई मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा रहता है तो प्रशासन को सुविधा होती है। जी चलिए, बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि इस आर्थिक चर्चा को जो दर्शक सुन रहे थे उन्हें बहुत कुछ सुनने को, समझने को मिला होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, शबनम पांडे, जावेद अहमद, तारिक अहमद, ओपी पाठक जी, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात को शांति से रखने के लिए। और एक पंचायत चुनाव को लेकर लगातार प्राइम न्यूज बहस करता रहा है, सुझाव लेता रहा है, जो सवाल हैं दर्शकों के उसके जवाब भी लेता रहा है और पल पल की जो जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। ऐसे में आज की चर्चा भी हमारी इसको लेकर थी कि क्या तैयारियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और उसको लेकर कितना प्रशासन तैयार है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि किसकी गांव में सरकार बनेगी, तैयारियां पूरी हैं और चुनौतियां भी कई हैं।